एक नए और बेहद खास डीप डाइव में स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहां बेजान लकीरों में एकदम से जान फूंक दी जाती है। हाँ, और ये सच में एक जादू जैसा है। बिल्कुल। तो आज हम जिस सोर्स मटेरियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एनिमेशन की दुनिया की एक बेहद मशहूर और प्रमाणिक किताब है। हम बात कर रहे हैं रिचर्ड विलियम्स की द एनिमेटर सर्वाइवल किट की। वही मास्टर क्लास किताब। हाँ वही। और खास तौर पे आज हम इसके चैप्टर 14 पर फोकस करेंगे, जिसका नाम है टाइमिंग, स्टैगर्स, वेव एंड विप। ये किताब तो मतलब उन सभी के लिए एक बाइबल की तरह है जो इस आर्ट फॉर्म की बारीकियों को सच में समझना चाहते हैं। और ये पर्टिकुलर चैप्टर इसलिए इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये एनिमेशन के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सही बात है। आमतौर पर ना लोग सोचते हैं कि एनिमेशन का मतलब सिर्फ अच्छी और खूबसूरत ड्राइंग्स बनाना है, पर सच्चाई ये है कि अगर आपकी ड्राइंग दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्राइंग भी हो, पर अगर उसकी टाइमिंग गलत है तो वो स्क्रीन पर बिल्कुल बेजान लगेगी। एग्जैक्टली। और आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है वो भी यही है, सुनने वालों को ये समझाना कि एनिमेशन असल में सिर्फ ड्राइंग बनाने से ज्यादा समय यानी टाइम के साथ खेलने का नाम है। टाइम मैनिपुलेशन। हाँ जी, हम देखेंगे कि कैसे एक एनिमेटर वक्त को मोड़कर फ्रेम्स के सीक्वेंस को आगे पीछे करके किसी भी आम से चित्र में हंसी, गुस्सा या ठंड से कपकपाती हुई आंतरिक भावना डाल देता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। तो समय के इस मैनिपुलेशन की जब बात आती है ना, तो सोर्स मटेरियल एक बहुत ही रेडिकल नियम सामने रखता है। अच्छा। हाँ, ये चैप्टर साफ शब्दों में कहता है कि एनिमेशन में नॉर्मल टाइम जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। नॉर्मल टाइम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। नॉर्मल टाइम यानी जिस रफ्तार से चीजें हमारी आम जिंदगी में घटती हैं, वो स्क्रीन पर अक्सर बहुत फ्लैट लगती हैं, बोरिंग हो जाती हैं। इसलिए एनिमेटर्स को नॉर्मल टाइमिंग से हमेशा बचने की सलाह दी जाती है। तो फिर स्पीड कैसी होनी चाहिए? अगर हम स्क्रीन पर किसी एक्शन की स्पीड को बहुत फास्ट कर देते हैं तो वो एक अजीब सा स्पैस्टिक ह्यूमर और फ्रैंटिक एक्टिविटी पैदा करता है, एक अफरा तफरी का माहौल बनता है। और दूसरी तरफ अगर हम उसी स्पीड को अचानक से बहुत स्लो कर दें तो उस एक्शन में एक अजीब सी डिग्निटी और एक खूबसूरती आ जाता है। ओह हाँ। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सोर्स में रिचर्ड विलियम्स ने अपने एक साइंटिस्ट दोस्त का बड़ा ही रोचक अनुभव शेयर किया है। हाँ, वो फिल्म वाला किस्सा ना। वही। उनके उस साइंटिस्ट दोस्त ने एक बार इंसानों और जानवरों की मूवमेंट पर एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई थी, और इस फिल्म की खास शर्त यही थी कि इसमें एक भी शॉट नॉर्मल स्पीड पर नहीं लिया गया था। एक भी नहीं? एक भी नहीं। हर एक दृश्य जानबूझकर या तो बहुत फास्ट था या फिर बहुत ही ज्यादा स्लो। सोचिए, पर्दे पर बड़े बड़े हाथी चूहों की तरह एकदम फास्ट स्पीड में दौड़ रहे हैं। लोग सड़कों पर ऐसे भाग रहे हैं जैसे किसी फ्रैंटिक कॉमेडी का हिस्सा हो। ये तो देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। बहुत अजीब। और वहीं आम लोग पार्क में बैठे एक दूसरे को बिल्कुल एक्सट्रीम स्लो मोशन में किस कर रहे हैं। विलियम्स ने जब ये फिल्म देखी थी तो 1 घंटे तक उनका दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। ऑब्वियस सी बात है, दिमाग तो घूमेगा ही। उन्होंने इस एक्सपीरियंस को एक गॉड्स आई व्यू जैसा बताया था, जैसे भगवान ऊपर से बैठ के इस फिजिकल दुनिया की हरकतों को देख रहा हो। आप टाइम की स्पीड को इस एक्सट्रीम लेवल पर मैनिपुलेट करते हैं तो इंसानी दिमाग उन हरकतों को नए सिरे से प्रोसेस करने पर मजबूर हो जाता है। इसी फिल्म में एक और शॉट था जिसने विलियम्स पर सबसे गहरा असर छोड़ा था। वो पार्क बेंच वाला सीन। हाँ वही। एक पार्क बेंच पर एक आवारा आदमी एक ट्राम बैठा हुआ था। वो बस अपने कान में एक माचिस की तीली डालकर खुजला रहा था। उस फिल्ममेकर दोस्त ने इस छोटे से एक्शन को करीब 30 या 32 फ्रेम्स पर सेकंड पर फिल्माया था, जो कि उस वक्त के हिसाब से एक स्लो मोशन कैप्चर था। बिल्कुल। और उसका नतीजा स्क्रीन पर इतना हैरत अंगेज था, जैसे उस ट्रैम्प ने तीली से कान खुजाया, उस स्लो मोशन की वजह से उसके चेहरे पर आने वाले सुकून की एक एक डिटेल उभर कर आई। हाँ, उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे चीक बोन्स और जॉ लाइन के आसपास मसल्स की एक छोटी सी लहर, एक रिपलिंग साफ दिखाई दी। सही कहा। आम जिंदगी में नॉर्मल स्पीड पर हम उन छोटी छोटी वाइब्रेशंस को कभी नोटिस ही नहीं कर सकते। सोर्स के मुताबिक ये देखने में बड़ा अजीब जरूर था, पर लोग इससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहे थे। कंपल्सिव व्यूइंग बन गया था वो। हाँ, कंपल्सिव व्यूइंग, क्योंकि दिमाग एक आम से एक्शन की ऐसी आंतरिक डिटेल देखकर पूरी तरह फैसिनेट हो जाता है। और इससे एक बहुत जरूरी नियम बनता है, हमेशा नॉर्मल टाइमिंग से बचना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट एक्शन और फिर अचानक थोड़ा सा स्लो ठहराव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इनके बीच का कॉन्ट्रास्ट,
ये दर्शकों को बांध कर रखता है। कंट्रास्ट का ये नियम एक तरह से एनिमेशन की जान है। बिल्कुल, अगर सब कुछ एक लगातार और मोनोटोनस स्पीड में चलेगा तो ह्यूमन ब्रेन बहुत जल्दी बोर होकर टर्न ऑफ हो जाता है। वक्त को फास्ट और स्लो करने के इस खेल के बाद किताब का चैप्टर 14 एक और ऐसी टेक्निक की तरफ ले जाता है जो अपने आप में किसी जादू से कम नहीं है। इसे स्टैगर टाइमिंग्स कहा जाता है। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। स्टैगर टाइमिंग्स, हाँ, क्योंकि इस मेथड का इस्तेमाल कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स में कंपन, कपकपाहट, हिलना या वाइब्रेट करना दिखाने के लिए होता है, जैसे रोते वक्त झटके खाना या हंसते वक्त कंधे उचकाना। देखिए, स्टैगर टाइमिंग्स असल में फ्रेम मैनिपुलेशन का एक बहुत ही मैथमेटिकल अप्रोच है। आमतौर पर हम उम्मीद करते हैं कि एनिमेशन 1, 2, 3, 4 के लीनियर सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। राइट। लेकिन जब स्टैगर्स एनिमेट किए जाते हैं तो एनिमेटर्स लीनियर ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करते। वो एक्स शीट्स पर, जो कि उनका एक्सपोजर और टाइम मैप करने का मास्टर टाइमलाइन होता है, वहाँ उन ड्राइंग्स को आगे पीछे एक्सपोज करते हैं। इसे इंटरलीविंग कहते हैं ना? हाँ, इंटरलीविंग द फ्रेम्स। हम फ्रेम्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में स्किप करते हैं ताकि स्क्रीन पर एक ऑर्गेनिक स्टटर या कंपन महसूस हो। सोर्स में इसका एक बहुत ही क्लियर विजुअल उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए हवा में फड़फड़ाता हुआ एक पेड़ का पत्ता है, एक लीफ। अगर हम उस पत्ते की मूवमेंट की 2 एक्सट्रीम्स बनाते हैं, ड्राइंग नंबर 1 और ड्राइंग नंबर 9, ठीक है, और इनके बीच में 7 इक्वल इन बिटवीन्स हैं। एक आम लीनियर एक्शन में हम 1 से 9 तक लगातार फ्रेम्स चलाएंगे, पर स्टैगर वाइब्रेशन पैदा करने के लिए एनिमेटर इस सीक्वेंस को तोड़ देता है। वही इंटरलीविंग अप्लाई करता है। हाँ, वो पहले फ्रेम 1 दिखाएगा, फिर सीधा फ्रेम 3 पर जंप करेगा, फिर वापस 2 पर आएगा, फिर आगे 5 पर जाएगा, फिर 4 पर। तो फाइनल सीक्वेंस कुछ ऐसे बनता है: 1, 3, 2, 5, 4, 6, 9, 7, 8। बिल्कुल ऐसे। हम 1 कदम पीछे आते हैं और 2 कदम आगे जाते हैं। सुनने में ये मैथमेटिकल सीक्वेंस एक एरर जैसा लग सकता है, पर इंसानी आंख इसे एक विजुअल एरर की तरह नहीं पढ़ती। जब ये पैटर्न तेजी से स्क्रीन पर फ्लैश होता है तो ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से दिमाग इसे एक बेहद नेचुरल फ्लटर की तरह इंटरप्रेट करता है। और अगर वायलेंट इफेक्ट चाहिए तो आप इन फ्रेम्स को और ज्यादा रैंडमली स्किप कर सकते हैं। इसका एक और टेक्निकल एप्लीकेशन अप एंड डाउन वाइब्रेशन में होता है, जैसे सोर्स में एक डाइविंग बोर्ड का एग्जांपल है। हाँ, जब डाइवर उससे कूद जाता है। सही पकड़ा आपने। जब डाइवर कूद जाता है तो बोर्ड हवा में ऊपर नीचे रेजोनेट करता है। उस इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए एनिमेटर ड्राइंग 1 से 17 तक बनाता है और उन्हीं 17 फ्रेम्स को बार बार रिपीट करता है जब तक बोर्ड की एनर्जी खत्म ना हो जाए। ये अप एंड डाउन मेथड काफी यूजफुल है, लेकिन सोर्स मटेरियल ये भी पॉइंट आउट करता है कि कभी-कभी ये स्क्रीन पर थोड़ा मैकेनिकल या स्टिफ लग सकता है। एक मशीन जैसी फीलिंग दे सकता है। वही। और यहीं से इस चैप्टर का एक बहुत ही खास हिस्सा शुरू होता है। इस मैकेनिकल फील को दूर करने और एक नेचुरल मूवमेंट देने के लिए एनिमेशन हिस्ट्री में द साइड टू साइड वाइब्रेशन फॉर्मूला इजाद किया गया था। इस फॉर्मूला की अपनी एक पूरी विरासत है। ये सच में गोल्डन एज ऑफ एनिमेशन की विरासत है। ये मास्टर एनिमेटर्स का ओरल ट्रेडिशन था। ये साइड टू साइड फॉर्मूला ओरिजिनली डिज्नी के महान एनिमेटर नॉर्मन फर्गसन ने डेवलप किया था। हाँ, और फिर वहां से शैमस कल्हेन तक पहुंचा। और कल्हेन ने इसे और रिफाइन किया। उसके बाद ये मास्टर एनिमेटर केन हैरिस के पास आया और आखिरकार केन हैरिस ने इस सीक्रेट फॉर्मूला को रिचर्ड विलियम्स को सिखाया। एक पूरी सदी की विजडम इस एक फॉर्मूला में है। तो इस मास्टर क्लास ट्रेडिशन से निकले इस फॉर्मूला के मैकेनिक्स आखिर काम कैसे करते हैं? मैकेनिक्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उनका एक्सिक्यूशन शानदार है। इसमें एक लाइन में ड्राइंग्स बनाने की बजाय एनिमेटर एक्शन की 2 अलग-अलग ओवरलैपिंग सीरीज बनाता है। 2 अलग सीरीज? हाँ, मान लीजिए किसी का सर साइड टू साइड वॉबल कर रहा है, तो पहले एक पूरी सीरीज बनाई जाएगी, ड्राइंग 1 से लेकर 33 तक। फिर एनिमेटर इस पिछली सीरीज को हल्के से ऑफसेट करके थोड़ा सा शिफ्ट करके एक नई सीरीज ट्रेस करता है। उस ऑफसेट सीरीज को हम सीरीज ए या 1A से 33A कहते हैं। सही कहा। असली मैजिक तब होता है जब इन दोनों को X शीट्स पर इंटरलीव किया जाता है। फ्रेम 1, फिर फ्रेम 1A, फिर फ्रेम 2, फिर फ्रेम 2A। एक मैकेनिकल ऑफसेट होने के बावजूद जब ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर चलता है तो एक बहुत ही फ्लूइड, नेचुरल साइड टू साइड वॉबल मिलता है। केन हैरिस ने अपने करियर में इस साइड टू साइड ऑफसेट का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया था, खास तौर पर पॉल्सिए
यानी कांपते हुए हाथ दिखाने में। हाँ, वो अर्थक्वेक वाला शॉट। बिल्कुल। सोर्स एक ऐसे मशहूर सीन का जिक्र करता है जिसमें कैरेक्टर को एक सिवियर भूकंप जैसी वाइब्रेशन होती है। सोचिए, एक ऐसी ठंड या डर जो पैरों की उंगलियों से शुरू होकर टांगों और पीठ तक फैलती है। उस विसरल वाइब्रेशन को उतारने के लिए हैरिस ने वही सीरीज ए जो 1 से 9 तक थी और सीरीज बी यानी 1A से 9A को आपस में गूंथ दिया था। डर और ठंड के अलावा यही सेम जिडर किसी कैरेक्टर के गुस्से में या जीत में हवा में मुक्का उठाते वक्त भी काम आता है। और वहीं पर आकर एनिमेशन एक टेक्निकल स्किल से आगे बढ़कर स्टोरी टेलिंग बन जाता है। क्योंकि वो एक्सटर्नल वाइब्रेशन दरअसल कैरेक्टर के इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट को दिखा रही होती है। दर्शक उस डर या गुस्से को महसूस करता है। अब इस स्टैगर्स की इस आंतरिक वाइब्रेशन से आगे बढ़ें तो ये चैप्टर मोशन के एक नए प्रिंसिपल पर आता है, विप और वेव एक्शंस, यानी लहर और चाबुक का सिद्धांत। जब हम विप एक्शन की बात करते हैं तो दिमाग में चाबुक चलाने की एक एक्सप्लोसिव एनर्जी आती है। सोर्स बताता है कि किसी भी विप मूवमेंट में एक स्पेसिफिक एलिमेंट सबसे जरूरी होता है, उसका स्नैप एक्सेंट। हाँ, वो एक सिंगल फ्रेम वाला एक्सेंट। बिल्कुल। एक कैरेक्टर जब चाबुक चलाता है तो उसका हाथ आगे बढ़ता है, पर उसकी एनर्जी चाबुक के आगे के हिस्से में ट्रांसफर होती है। ये जो स्नैप एक्सेंट है, ये पूरे सीक्वेंस में सिर्फ एक फ्रेम के लिए होल्ड करता है और ठीक अगले फ्रेम में वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है। इसमें इम्पैक्ट से ठीक पहले एक गाइड फ्रेम भी तो होता है ना? हाँ, ताकि दर्शक की आंख को गाइड किया जा सके कि अगले माइक्रोसेकंड में कुछ एक्सप्लोसिव होने वाला है। ये विजुअल एंटिसिपेशन ह्यूमन परसेप्शन के लिए बेहद जरूरी है। और अगर हम वेव एक्शन पर आएं तो इसकी फिजिक्स विप जैसी ही होती है, लेकिन उसमें वो वायलेंट स्नैप नहीं होता, अचानक वाला झटका नहीं होता। वेव एक्शन एक स्मूथ फ्लो है, एक लहर है। एक्सट्रीम्स पर एक कुशनिंग इफेक्ट होता है। केन हैरिस का एक एग्जाम्पल है जहां एक आदमी रस्सी पर झूल रहा है। ड्राइंग 1 से 13 तक का मोशन। हाँ, जब वो दोनों आखिरी किनारों पर पहुंचता है तो अचानक दीवार से टकराकर रुकने जैसा नहीं होता। मोशन हल्के से स्लो डाउन होती है, कुशन होती है और फिर वापस आती है। ये फ्लूइड वेव मोशन कैरेक्टर्स की नेचुरल बॉडी मैकेनिक्स दिखाने के काम आती है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे मजेदार एनेक्डोट एबे लेविटॉप और फिल्म अ क्रिसमस कैरल की टाइनी टिम कैरेक्टर की हंसी से जुड़ा है। ये किस्सा बहुत कमाल का है। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है इस चैप्टर का। रिचर्ड विलियम्स बताते हैं कि एक शाम रात के खाने पर एबे लेविटॉप वाइन पीते वक्त बता रहे थे कि उन्होंने टाइनी टिम की हंसी के लिए केन हैरिस का वही चाबुक वाला विप प्रिंसिपल इस्तेमाल किया था। हंसी के लिए चाबुक का प्रिंसिपल? वही ना। जब एबे ने टेबल पर पड़े एक टिश्यू पेपर पर विप मोशन को दिखाने वाला फिगर 8 जैसा पैटर्न ड्रॉ किया तो विलियम्स पहले बिल्कुल ब्लैंक थे। उन्हें समझ ही नहीं आया। उसके पीछे एक बहुत गहरा एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशन छिपा था। हाँ, एबे ने समझाया कि हंसते वक्त जब कंधे ऊपर उठते हैं और नीचे आते हैं तो उन हरकतों के पीछे यही विप या चाबुक का पैटर्न छिपा होता है। उस टिश्यू पेपर पर बना वो फिगर 8 दरअसल शोल्डर्स की ओवरलैपिंग वेव मोशन का डायग्राम था। सोर्स मटेरियल में सीक्वेंस की फ्रेम 1 से 51 तक की डिटेल्स दी गई हैं। और जब आप उन्हें ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि कैसे हर ड्राइंग में कंधों का रोल होकर नीचे आना बच्चे की हंसी में एक ऐसी जान डाल देता है जो किसी मैकेनिकल वाइब्रेशन से नहीं आती। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये दिखाता है कि एनिमेशन सिर्फ चीजों को हिलाना नहीं है, एक फिजिकल थियरी का इस्तेमाल करके किसी कैरेक्टर के अंदर का ह्यूमन इमोशन दिखाना ही सच्चा आर्ट है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? आज के इस गहरे विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि चाहे वो ठंड से शिवरिंग हो, गुस्से का अर्थक्वेक हो या टाइनी टिम की मासूम हंसी, हर चीज के पीछे गणित, टाइम का हेरफेर और इंटरलीविंग का पैटर्न छिपा है। एनिमेटर्स वक्त के कॉन्ट्रास्ट के साथ खेलते हैं। सही कहा। वो दर्शक को अपनी स्क्रीन से बांधे रखने के लिए ये सब करते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी डिटेल्स बिना किसी बायस के प्योर टेक्निकल और आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की गई हैं, ठीक वैसा ही जैसा ओरिजिनल सोर्स में बताया गया है। इस डीप डाइव से हमने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ तो लिया, पर ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? अगर एक एनिमेटर ड्राइंग्स के सीक्वेंस को बदलकर और टाइम की स्पीड को फास्ट या स्लो करके किसी बेजान ड्राइंग में इतना सुकून, इतनी कॉमेडी और इतनी लाइफ भर सकता है, तो क्या हमारी आम जिंदगी में भी हम जो इमोशंस महसूस करते हैं वो सिर्फ टाइमिंग का ही एक इल्यूजन है? ये तो काफी गहरा विचार है। क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रिएक्शंस की टाइमिंग को थोड़ा सा स्टैगर करके किसी और के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं,
बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एनिमेटर अपने व्यूअर को करता है। मैं पहले कभी इस बारे में ऐसी नहीं सोच रही थी। सच में, क्या हम अपनी टाइमिंग एडजस्ट करके रियल लाइफ में इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं? इसी विचार के साथ दर्शकों को इस सब्जेक्ट पर आगे और सोचने के लिए प्रेरित करते हुए आज की इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली बार किसी और मजेदार विषय पर डीप डाइव करेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए नए एंगल्स एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए।